जय श्री राधे फ्रेंड्स। आन्या प्लीज समझने की कोशिश करो, नक्श आज भी तुम्हारी फिक्र करता है और जब भी हम तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो सिर्फ वह अकेला था जो तुम्हारे लिए स्टैंड लेता था, जिसने तुम्हारी फिक्र की। वह आज भी तुम्हें चाहता है, उसे एक मौका दे दो, उससे शादी कर लो। इस बात पर आन्या ने कहा, मैं नक्श से शादी नहीं कर सकती। मैं उससे शादी क्यों करूं जबकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। आन्या ने जैसे ही ये बात बोली सबकी आंखें एक बार फिर से शौक से फट गई। सबकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। सबसे ज्यादा नक्श हैरान था। एक बार फिर से माहौल में सन्नाटा पसर गया। कुछ सेकंड बाद नक्श शौक से बाहर निकलकर आन्या से बोला, तुम शादीशुदा हो? चंचल ने बहुत प्राउडली कहा, सिर्फ शादीशुदा नहीं, मेरे जीजू के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। वो प्रेग्नेंट है और वह अपने पति के साथ बहुत खुश है। उसका पति उसे किसी प्रिंसेस से कम नहीं रखता। सही कहते हैं लोग, अच्छे लोगों के साथ आज नहीं तो कल अच्छा ही होता है। सब लोग बस पत्थर की तरह जमकर खड़े रह गए। आन्या नक्श से बोली, मैं हमेशा दुआ करूंगी कि तुम खुश रहो जिंदगी में, गुड लक। यह बोलकर वो चंचल के साथ वहां से चली गई। नक्श ने आंखें बंद कर ली और आंसू की कुछ बूंद उसके आंखों से टपक गई। आज एक बार फिर से उसने आन्या को पाने में देर कर दी और उसे खो दिया। गाड़ी में बैठे हुए आन्या ने डीडी को कॉल किया और थोड़ी ही देर में डीडी की दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। आन्या ने कहा, किडनी तो तुमने भिजवाया था अस्पताल में? डीडी ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारा भी यही फैसला होने वाला है। असल में डीडी का सोचना बिल्कुल सही था। आन्या चाहे उन लोगों से कितना भी नफरत कर ले, मगर उसका पिता मरने वाला था। वह इस चीज को झुटला नहीं सकती थी कि उसके साथ उसका खून का रिश्ता है और ये चीज तो शायद उसके साथ जिंदगी भर रहेगी। एक आखिरी बार वह अपने पिता की जान बचाकर अपने सारे कर्ज को, अपने सारे एहसान को चुका देना चाहती थी। आन्या ने डीडी से सिर्फ इतना कहा, आई लव यू। डीडी ने जवाब दिया, आई लव यू टू। रात का वक्त हो गया था। कहर अपनी ड्यूटी से फ्री होकर घर की तरफ जा रही थी। वह पैदल चल रही थी क्योंकि आज वह पैदल चलना चाहती थी। चलते चलते वह थोड़े से सुनसान रास्ते पर आ गई। तभी अचानक उसके कदम रुक गए और उसकी आंखें थोड़ी सी कड़क हो गई। कान एकदम से खड़े हो गए और जैसे उसने कुछ महसूस करने की कोशिश की, वह तुरंत पलटकर देखने लगी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अंधेरा हो चुका था, सुनसान रास्ता था, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसा कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है। उसे थोड़ा अजीब लगा। वह आगे देखकर तेज कदमों से चलने लगी, मगर फिर भी उसे कुछ महसूस हुआ कि कोई है जो उसके आसपास, उसके आगे पीछे कोई तो है जो उसके साथ चल रहा है, उसका पीछा कर रहा है। कहर तुरंत अपने हथियारों को निकाल लेती है और चारों तरफ नजर मारती है। पीछे की तरफ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही वह पलटकर आगे देखती है तो एकदम से चौंक जाती है क्योंकि आगे कोई और खड़ा था जो शायद उसी के लिए आया था। उसी के जितना लंबा चौड़ा शरीर था। बॉडी हैंगिंग कपड़े बता रहे थे कि यह शरीर किसी आदमी का नहीं बल्कि एक लड़की का है जो शायद कहर के ही जितनी थी। उसने चेहरे में बिल्ली का मास्क लगाया हुआ था, राउंड शेप का। देखते ही कहर की आंखें बड़ी हो गई। उसका गला सूख गया और उसने अपना सलाइवा गटक लिया, जैसे वह समझ गई थी कि यह कौन है। डॉक्टर ब्लैक की भेजी हुई है। फिर इसमें उसे ढूंढ ही लिया। कहर अपने 2 कदम पीछे लेती है। वह लड़की जो सामने मास्क में खड़ी थी फाइट के लिए तैयार थी। कहर बनाम रहस्यमयी लड़की, जानलेवा फाइट। सीन चारों ओर अंधेरा फैला था। हल्की हल्की धुंध हवा में तैर रही थी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, मगर उसके बीच 2 परछाइयां एक दूसरे के सामने खड़ी थी। कहर की आंखों में गुस्से की आग थी और सामने खड़ी लड़की रहस्यमयी ठंडेपन से उसे घूर रही थी। उसने बॉडी हैंगिंग कपड़े पहने थे जिससे उसकी ट्रेनिंग की परफेक्ट फिटनेस झलक रही थी। चेहरे पर राउंड बिल्ली वाला मास्क था जो उसे और भी खतरनाक बना रहा था। पहले वार कहर ने किया। उसका घूंसा बिजली की तरह तेजी से लड़की के चेहरे की ओर बढ़ा, मगर लड़की झुक गई। उसने कहर के बाजू को पकड़ा, उसे पलटने की कोशिश की, लेकिन कहर ने झटके से अपनी पकड़ छुड़ाई और घुटने से वार किया। लड़की ने लचीली बॉडी से बचाव किया और फुर्ती से पीछे हट गई। अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी थी। लड़की ने एक झन्नाटेदार किक मारी जिससे कहर 2 कदम पीछे हटना पड़ा। जिससे पहले कि कहर खुद को संभाल पाती, लड़की ने उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। मगर कहर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत घूमकर तेज स्पिन किक मारी जो लड़की के कंधे पर जाके लगी। लड़की थोड़ा लड़खड़ाई, लेकिन गिरने की बजाय उसने बैक स्लिप मारी और खुद को तुरंत संतुलित किया। अब दोनों एक्शन मूव के हीरो की तरह बिजली की गति से एक दूसरे पर वार कर रहे थे। पंच, किक, ब्लॉक, काउंटर अटैक, हर मूव सटीक और खतरनाक था। फाइट
अपने चरम सीमा पर थी। कहर ने हवा में छलांग लगाकर राउंड हाउस किक मारी, जिससे लड़की पीछे हट गई, मगर तुरंत ही उसने कहर की टांग पकड़ ली और उसे खींचकर नीचे गिराने की कोशिश की। कहर बचने की कोशिश में थी, लेकिन तभी लड़की ने झुककर उसकी टांगों पर वार किया, जिससे कहर संतुलन खो बैठी और नीचे गिर गई। और परिस्थिति बदल चुकी थी। कहर जमीन पर थी और लड़की उसके ऊपर हावी हो चुकी थी। उसने एक घुसा कहर के ओर मारा, मगर ऐन मौके पर कहर ने अपना सर घुमा लिया। लड़की ने दूसरा वार करने के लिए हाथ उठाया, मगर इस बार कहर ने उसकी कलाई पकड़ ली। दोनों की आंखों में आग जल रही थी। उस लड़की ने सीक्रेटली हाथ की हथेली से एक नुकीला धारदार हथियार निकालकर कहर पर हमला कर दिया। कहर की गर्दन पर कट लग गया, जिससे वह बुरी तरीके से घायल हो गई और लड़खड़ाकर चलने लगी। उस लड़की ने बड़े ही जबरदस्त तरीके से कहर को लात और घूंसे मारना शुरू कर दिया। कहर खड़ी होने की कोशिश करती, मगर उससे पहले ही अटैक करके उस लड़की ने कहर को उभरने का मौका नहीं दिया। इस वक्त कहर काफी ज्यादा बेबस हो चुकी थी। उस लड़की ने अपना सबसे धारदार नुकीला हथियार निकालकर हमला करने के लिए तैयार किया। तभी एक गोली चली और लड़की का चाकू दूर जाके गिर गया। उस लड़की ने तुरंत वहां देखा तो पाया कि एक पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ भागकर आ रहा है। वह कोई और नहीं, टाइगर पांडे था। उसने जब यह सब अपनी आंखों से देखा तो फिर उससे रहा नहीं गया। कहर बुरी तरह से मार खा रही थी और वह लड़की जो कोई भी थी कुछ भी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए टाइगर पांडे तेजी से चलकर उसके पास आया। लड़की ने भागने की कोशिश की, पर टाइगर पांडे ने उसके पैर पर गोली चला दी। लड़की एकदम से नीचे गिर गई और उसका मास्क लुढ़कता हुआ साइड में गिर गया। मास्क खुलने से उसके बाल भी खुल गए थे। वह लड़की जमीन पर पड़ी थी। टाइगर पांडे उसके ठीक सामने आया और अपनी बंदूक से उस लड़की पर टेंट करते हुए बोला, कौन हो तुम और क्यों हमला कर रही हो इस लड़की पर। उस लड़की ने जैसे ही अपना सर पीछे घुमाया और टाइगर को देखा तो टाइगर की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस लड़की के चेहरे को देखकर उसके चेहरे का भी रंग पूरी तरीके से उड़ चुका था। वह लड़की जमीन से खड़ी होकर डाक आंखों से टाइगर को देखती रही और अगले ही पल उसने टाइगर की कलाई को पकड़कर इतना जोर से मरोड़ा कि टाइगर 180 डिग्री घूमकर जमीन पर गिर गया। उसके हाथ से गन छूट गई। वह संभाल पाता उससे ही पहले वो लड़की अंधेरे में गायब हो चुकी थी। टाइगर जमीन पर गिरा हुआ था। कहर ने जैसे तैसे जाकर उसे संभाला। उसकी फास्ट हीलिंग की वजह से उसके जख्मों से खून बहना कुछ हद तक कम हो गया था। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। कहर टाइगर पांडे को उठाते हुए कहा, आप ठीक तो है ना, आपको ज्यादा लगी तो नहीं। टाइगर अब तक शॉक में था, क्योंकि उसने जिस लड़की का चेहरा देखा था वह चेहरा उसे भूल नहीं सकता था। वो नहीं थी। वो जो सबसे पहले उसके दिमाग में आया था शायद वही थी। जो दूसरा नाम उसके दिमाग में आया था, सबसे पहले नाम तो टाइगर के दिमाग में उस लड़की का चेहरा देखते ही आया, वह था माया। लेकिन वह माया नहीं थी। वह चेहरा माया का था पर वो माया नहीं थी। तभी उसकी आंखों का जुनून देखकर टाइगर के दिमाग में फटाफट से एक दूसरा नाम आया। इस वक्त उसके होठों से भी वह नाम निकल गया, सनम। टाइगर समझ नहीं पा रहा था क्या वह लड़की सनम थी जिसने उसे अभी अभी देखा। वह बिल्कुल वही चेहरा था। वह कैसे भूल सकता है। सालों पहले उसने उस लड़की को अपनी आंखों से देखा था। माया का ही तो चेहरा था। वह और सनम बिल्कुल एक ही जैसे दिखते थे। वह माया नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या सनम जिंदा है। सालों पहले सनम को मार दिया गया था। फिर एम्बुलेंस में लेकर उसे अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाने वाला था, मगर एम्बुलेंस रास्ते में खाई में ही गिरकर ब्लास्ट हो गई। कुछ नहीं मिला था उस एम्बुलेंस में से, ना खुद ड्राइवर की लाश, कांस्टेबल की लाश और ना ही सनम की लाश। तो क्या इसका मतलब सनम जिंदा बच गई थी। क्या वह वाकई में सनम थी। टाइगर पांडे ने कहर से बोला, वह लड़की कौन थी और तुम्हारे ऊपर हमला क्यों कर रही थी। कहर थोड़ा सा सवाल से हड़बड़ा गई। वह सच्चाई नहीं बता सकती थी। वह कैसे बता सकती थी कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को डॉक्टर ब्लैक के बारे में बताना फिजूल था। तो उसने कहा, पता नहीं, शायद कोई लुटेरी थी, शायद कुछ लूटने आई थी। टाइगर भी हैरान था। वह गाड़ी में बैठा हुआ था। उसने तुरंत अपना फोन उठाकर एक जगह पर कॉल लगाया और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि सनम जिंदा है, क्योंकि मैंने उसे देखा है। तुम लोग जल्दी से वापस लौटकर आ जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि अकाय हमें बहुत जल्द मिलने वाला है। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए। अगर सनम जिंदा है तो अकाय के बारे में बहुत जल्द पता लगने वाला है। हाँ मॉम, मैं समझ गई। और आप भी एक बात समझ लीजिए, अगर मुझे लड़का पसंद नहीं आया तो मैं उसके मुंह पर ना बोल दूंगी। अच्छे से समझ लीजिए आप ये बात। चंचल एक गहरी सांस लेकर
कॉल कट कर देती है। उसके माँ बाप ने एक लड़के के साथ उसकी शादी की बात चलाई है और आज वह यहाँ पर उस लड़के से मिलने आई है इस रेस्टोरेंट में, जिस लड़के को उसने कभी देखा तक नहीं। वह ये तक नहीं जानती कि वह कैसा है, कैसा दिखता है। बस उसे ये बता दिया गया कि वह एक फूलों का बुके लेकर आएगा। क्या बकवास है। चंचल इरिटेट हो रही थी, लेकिन आज उसने कपड़े बहुत खूबसूरत पहने थे जो उस पर सुंदर लग रहे थे। जीन्स के ऊपर कुर्ती पहन रखी थी। आज उसने वेस्टर्न कपड़े नहीं पहने थे। आंखों में काजल और खुले हुए बाल, कोई दुपट्टा नहीं, कोई चेहरे पर मेकअप नहीं। अगर वह इतनी सुंदर लग रही थी कि पूछो ही मत। बहुत ही क्यूट। रेस्टोरेंट में आकर उसने यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई तो उसने फाइनली वह टेबल दिखाई दी जहाँ पर गुलाब के फूलों का एक बुके रखा हुआ था। कोई इंसान था जो वहाँ पर बैठा हुआ था, जिसे देखकर वह अनोइंग आवाज में बोली, कार्टून कहीं का, रिश्ते के लिए मिलने आया है, कितना बड़ा बुके लेकर आया है। एक छोटे से फूल से भी काम चल सकता था। अरे यार, मैं जाते ही मना कर दूंगी शादी के लिए। ये घर वाले खामखा मेरे पीछे पड़े हैं। एक गहरी सांस लेकर चंचल ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और वह उस टेबल की तरफ आगे बढ़ी। वहां पर पहुंचकर वह उस लड़के के पीछे खड़ी हुई तो उसने अपना पहला हल्का सा गला साफ किया और कहा, हेलो, एक्सक्यूज मी। उस लड़के ने जैसे ही पलटकर देखा तो चंचल की आंखें बड़ी हो गई। उस लड़के की आंखें भी चंचल को देखकर बड़ी हो गई और वह भी कुर्सी से खड़ा हो गया। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक साथ चिल्लाया, तुम। चंचल के सामने मयंक खड़ा हुआ था, जो उसे देखकर उतना ही हैरान लग रहा था जितनी कि चंचल। थोड़ी देर में दोनों अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशंस नहीं थे। उनके सामने कोल्ड कॉफी रखी हुई थी। चंचल मयंक से बोली, देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मेरा फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है। घर वाले मेरे पीछे पड़े थे तो मुझे आना पड़ा। वह भी कभी कभी इरिटेट कर देते हैं। मयंक ने जवाब दिया, हाँ, मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है। घर वाले मुझे भी जल्द से शादी के बंधन में बांध देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा नया नया दिल टूटा है। कहीं मैं कोई गलत कदम ना उठा लूं। व्हाट रबिश। मैं कोई टीनेजर बच्चा लगता हूँ जो प्यार में धोखा खाकर सुसाइड करने चल पड़ूंगा या अपने हाथों की कलाई काट लूंगा? नॉनसेंस। चंचल हल्का सा मुस्कुराई। उसने फूलों के बुकों की तरफ देखकर कहा, उस दिन तुम मेरी शॉप में फूलों का बुका लेने आए थे। क्या उस वक्त भी तुम किसी लड़की के साथ डेट पर जा रहे थे? यह सुनकर मयंक थोड़ा ऑकवर्ड होकर सीधा होकर बैठ गया और फिर कहा, हाँ, जा तो रहा था, जबरदस्ती। घर वालों ने जबरदस्ती मुझे भेज दिया। अब एक तो उन लोगों को मुझे पैदा किया है तो बात बात पर इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। इस बात पर चंचल भी हल्का सा हंसते हुए बोली, सही में मेरे पेरेंट्स भी मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते रहते हैं। कमाल है, हम दोनों की सिचुएशन बिल्कुल एक जैसी है। बाय द वे, फिर उस लड़की के साथ तुम्हारी डेट का क्या हुआ? उसके लिए तुम फूलों का बुके लेकर गए थे। मयंक ने जवाब दिया, मैंने मना कर दिया। चंचल ने हल्का सा कंफ्यूज होकर कहा, पर क्यों? वह मयंक से बात करने में थोड़ी क्यूरियोसिटी दिखाने लगी, उसे थोड़ी अटेंशन देने लगती है। मयंक ने जवाब दिया, पता नहीं, बस उसके साथ वाइब मैच नहीं हुई थी। अजीब लगा, मतलब कुछ ज्यादा ही अजीब थी। पूरा टाइम हम लोग बैठे रहे, मैंने वह वक्त कैसे निकाला सिर्फ मैं ही जानता हूँ। हमेशा शॉपिंग और यहाँ वहाँ घूमने की बातों के अलावा पूरे 1 घंटे तक उसने और कोई बात नहीं की। बहुत ही बोरिंग और इरिटेटिंग डेट थी। चंचल ने हल्का सा सर हिलाया। उसके बाद मयंक ने चंचल से पूछा, वैसे ये तुम्हारी पहली डेट है या फिर पहले भी आ चुकी हो? चंचल अपनी आंखें रोल करके जवाब दिया, कम ऑन, डेट वगैरह भी मैं नहीं जाती, ये मेरा स्टाइल नहीं है। इसको तो घर वालों ने जबरदस्ती किया है तो मुझे आना पड़ा, वरना मैं आना तो नहीं चाहती थी। मयंक ने चंचल के कपड़ों को देखते हुए कहा, आई थिंक तुमने पहली बार ऐसे कपड़े पहने हैं। मतलब मैंने पहली बार देखा है कि तुमने ऐसे, मगर तुम्हारे ऊपर काफी सूट कर रहे हैं। तुम ट्रेडिशनल ड्रेस में काफी अच्छी लगती हो। चंचल ने जब यह सुना तो अपनी गहरी पलकों को उठाकर मयंक की आंखों में देखा। थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गई चंचल, और कॉम्प्लीमेंट अच्छा तो लगा था उसे, इसलिए उसने बोला थैंक्स। दोनों कहीं देर तक बैठकर वहां पर बातें करते रहे। उन्हें एक दूसरे की बातें काफी इरिटेटिंग लगती हैं, इसलिए वह एक दूसरे को थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। फाइनली 2 घंटे वहां पर बिताने के बाद वह वापस आने लगे। मयंक गाड़ी की तरफ जा रहा था। चंचल ने कहा, 2 घंटे हो गए यार, हम इतना बातों में खो गए कि वक्त का पता ही नहीं चला। उसके बाद वह हंसने लगी। मयंक के
ने चंचल की तरफ देखा। बच्चों की तरह हंसती हुई वह काफी क्यूट लग रही थी। उसे देखकर उसके होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह अपनी गाड़ी के पास आ गया और जाकर खड़ा हो गया। चंचल मयंक से बोली, तो फिर हम आगे क्या करेंगे? कुछ सोचा है तुमने? तुम मना करने वाले हो क्या घर पर जाकर? इस बात पर मयंक ने कुछ सोचते हुए कहा, इरादा करके तो यही आया था कि कोई बहाना बनाकर मना कर दूंगा, लेकिन चंचल ने अपने आईब्रोज को ऊपर उठा लिया और कहा, लेकिन क्या? मयंक ने कहा, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम मुझे इरिटेटिंग लड़की लगी। मतलब जिन बेवकूफ़ लड़कियों में से मैं पहले डेट कर चुका हूँ उनसे तो काफ़ी बेहतर हो। तो आई थिंक हम एक दूसरे को थोड़ा जानना चाहिए, क्या ख्याल है? इस बात को लेकर चंचल सोच में पड़ जाती है। मयंक कहता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? चंचल ना में सर हिला देती है। मयंक ने कहा, करेक्टली, मैं भी सिंगल हूँ और अभी आगे किसी से प्यार करने या किसी को डेट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और घर वाले भी अब ज़्यादा वक्त तक हमको सिंगल या कुंवारा रहने नहीं देंगे। किसी न किसी लड़की को पकड़ कर चिपका ही देंगे। तुम्हारी भी सेम सिचुएशन है और मेरी भी। थोड़ा सा वक्त लें एक दूसरे को जानने के लिए। 1 महीने तक डेट करते हैं। अगर जम गया तो आगे बढ़ेंगे, वरना तुम अपने रास्ते में अपने रास्ता। देखो, जिंदगी में किसी से तो शादी करनी ही है। अगर आपके पार्टनर ऐसा मिलता है जो आपको ठीक से समझ सकता है तो ज़्यादा बेटर है। किसी बिल्कुल भी अनजान इंसान से जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। मयंक की बातों पर चंचल गौर करती है। चंचल के जवाब के इंतजार में मयंक उसके चेहरे की तरफ देखता है। ख्यालों में खोई हुई चंचल एक पल के लिए मयंक के ध्यान को अपनी तरफ खींच लेती है। उसका खूबसूरत सा चेहरा, मोटी मोटी आंखें जो काजल से सनी हुई थी, फिर इस पर कोई भी मेकअप नहीं था, फिर भी चेहरा ग्लो कर रहा था। बाल लंबे थे, लहरा रहे थे, बिल्कुल स्ट्रेट थे, एकदम परफेक्ट फिगर। और जीन्स और कमीज में तो वह स्कर्ट वाली लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। पता नहीं क्यों, पर मयंक चाहता था कि वह हाँ कर दे। वह इस लड़की को थोड़ा और जानना चाहता था। फाइनली चंचल ने कहा, तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। मैं भी किसी अनजान इंसान के पल्लू से नहीं बनना चाहती। ठीक है, करते हैं डेट एक दूसरे को 1 महीने तक, और फिर देखते हैं कि 1 महीने बाद क्या डिसीजन रहता है। अगर किसी ने भी कदम पीछे किया तो दोनों ही पीछे हट जाएंगे। ओके? मयंक ने हाँ में सर हिलाया। चंचल का उसे हाँ बोलना अच्छा लगा। चंचल ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मयंक को हैंडशेक किया और मयंक ने भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाया। चंचल जाने लगी पर मयंक बोला, अच्छा तो फिर कल मूवी के लिए चलें? चंचल पलटकर मयंक की तरफ देखकर बोली, ओके, वैसे भी कल मैं फ्री हूँ, चलते हैं। मयंक ने कहा, अगर मोबाइल नंबर मिल जाता तो। इस पर तुरंत याद आया कि दोनों के पास एक दूसरे का मोबाइल नंबर तो है ही नहीं। चंचल अपने फोन को पर्स से निकालते हुए, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। फिर वह पलटकर मयंक की तरफ अपना फोन बढ़ा देती है। मयंक अपना नंबर उसमें डायल करता है और चंचल मिस कॉल कर देती है। उसके बाद वह वहां से चली जाती है। कुछ सेकंड तक मयंक खड़ा उसे देखता रहता। आई होप ये लड़की मेरे जख्मों की दवा बन सके। फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। खुशी सोफे पर बैठी हुई थी, लैपटॉप में कुछ बहुत जरूरी काम कर रही थी। वह ये सब देखने में इतनी ज्यादा बिजी थी कि उससे एहसास तक नहीं हुआ कि कोई घर में एंटर हो चुका है। जैसे ही घर का दरवाजा खुला, अचानक खुशी को कुछ महसूस हुआ। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई, आवाज से उसके बाल खड़े हो गए और एक जानी पहचानी सी महक उसकी सांसों में समा गई। उसे उसकी महक को महसूस करते ही अचानक खुशी की आंखें बड़ी हो गई और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत सामने देखा तो उसने पाया अपने सामने मॉम डैड को, जो वहां पर खड़े थे, विराट और माया। खुशी जोर से चिल्लाई, मॉम डैड। उसके बाद उसने लैपटॉप को वहीं सोफे पर फेंक दिया और भागकर उनके पास गई। दोनों मुस्कुराकर देखने लगे। खुशी दौड़कर उनके पास जाकर उन्हें जोर से हक कर लेती है। माया और विराट भी खुशी को जोर से हक कर लेते हैं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। हक ब्रेक करके बोली, आप वापस कब आए? ओ माय गॉड, मुझे बताया क्यों नहीं? ये कैसा सरप्राइज था? मुझे कहीं हार्ट अटैक आ जाएगा। मॉम डैड, आपने बताया क्यों नहीं? आप आने वाले हैं? कम ऑन यार, एक मैसेज तो कर देते। माया ने मुस्कुराकर प्यार से खुशी के बालों में हाथों को सहलाते हुए कहा, अगर मैसेज कर देते तो तुम्हारे चेहरे की ये खुशी कैसे देखने को मिलती? हमने सोचा हम तुम्हें सरप्राइज देंगे। खुशी इतनी खुश हो जाती है कि उसकी आंखें नम हो जाती हैं। माया प्यार से खुशी के पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ती है। खुशी की आंखों में उसे आज भी वह नन्ही सी बच्ची, वह मासूम सी खुशी नजर आ रही थी। माया का दिल ममता से भर गया था। उसने खुशी के माथे पर किस किया और फिर जोर से अपने बच्चे को हक कर लिया। माया को हक करने के बाद खुशी विराट के पास गई। विराट अपनी बेटी को देखकर उसका दिल खुशियों से भर गया था।
कितने वक्त बाद वो अपनी बच्ची, अपनी प्रिंसेस को देखा। उसकी खुशी उसकी बातों में समा नहीं रही थी। विराट ने खुशी को अपनी बाहों में भरकर कस के हग कर लिया। खुशी ने दोनों को देखकर कहा, ओ माय गॉड, आप दोनों आज भी बिल्कुल वैसे ही हो, जरा भी नहीं बदले, एकदम यंग। ये बात खुशी भी जानती थी। उसे भी ये चीज काफी अजीब लगी। यहाँ तक कि नूर और अथर्व को भी पता था। पता नहीं क्यों, लेकिन विराट और माया की उम्र नहीं बढ़ रही थी। ये उन सबके लिए एक अजीब बात थी, कंफ्यूजन कर देने वाला सवाल था। ऐसा क्यों हो रहा था? तभी सीढ़ियों से होते हुए अथर्व भी वहां पर आया। अपने मॉम डैड को वहां पर देख के वह चिल्ला पड़ा, मॉम डैड। अथर्व के चिल्लाने पर दोनों का ध्यान उसकी तरफ गया और तभी भागते हुए नूर भी चिल्लाते हुए अपने कमरे से निकल कर आई। वे सब एक साथ भाग कर आए। विराट और माया ने सबको गले लगाया, सबसे बहुत सारा प्यार किया। उसके बाद सब सोफे पर बैठ गए। तभी घर में दो और लोगों की एंट्री हुई, शरण्या और टाइगर पांडे। वह दोनों वहां पर पहुंच गए थे। टाइगर जानता था कि आज वह दोनों लौटने वाले हैं। टाइगर हाल में आकर बोला, ओ माय गॉड, जरा देखो तो कौन आया है। माया और विराट टाइगर के पास आए और उन दोनों से भी हक करके मिले। माया प्यार से शरण्या के गाल के सहलाते हुए बोली, कैसी हो तुम? काफी बड़ी और खूबसूरत हो गई हो। शरण्या मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ बुआ, आप कैसी हो? शरण्या माया को बुआ बुलाती थी और विराट को अंकल, जबकि विराट और माया के तीनों बच्चे टाइगर को मामा जी बुलाते थे। भले ही टाइगर और माया के बीच खून का रिश्ता नहीं, मगर टाइगर ने दिल से माया को अपनी बहन माना था। वह सब बैठकर वहां खूब सारी बातें करते हैं। उसके बाद माया और विराट अपने कमरे में गए। टाइगर भी वहां पर मौजूद था और तीनों के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा शॉक और सीरियस एक्सप्रेशन थे। माया हैरान होकर बोली, लेकिन भैया आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आई मीन, क्या आपको पूरा यकीन है कि आपने सनम को ही देखा था? टाइगर ने काफी सीरियस आवाज में कहा। मैं कुछ भी भूल सकता हूँ माया, मगर सनम को नहीं। वह वही आंखें थी, वही कोल्डनेस उसकी आंखों में, चेहरा भी तो सेम टू सेम वही था। वह सनम ही थी, वही जुनून, वही पागलपन उसकी आंखों में। विराट ने कहा, मगर वह तो मर चुकी है सालों पहले। वह अचानक जिंदा कैसे हो सकती है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? टाइगर ने जवाब दिया, वह तो मैं भी नहीं जानता, मगर मैंने उसे देखा, इसलिए मैंने तुम लोगों को फोन करके बताया और तुम्हें यहाँ पे आने के लिए बोला। माया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह बोली, अगर सनम जिंदा है तो वह मेरे अकाय के बारे में जरूर जानती होगी। मेरा अकाय कहाँ है? उसे जरूर पता होगा। टाइगर कहता है, हाँ, मुझे भी इस बात का पूरा यकीन है कि हो ना हो वो जरूर उसके बारे में जानती होगी। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हम बहुत जल्दी ही अकाय तक पहुंच जाएंगे। विराट और माया के दिल में अजीब सा सुकून मिलता है। बरसों से उनके सीने में दम तोड़ चुकी उम्मीद आज फिर से जैसे सांस ले रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो अपने बेटे के पास बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं, उनके अकाय के पास। अब उनसे सब्र नहीं हो रहा था, मगर सवाल ये था कि वो सनम को आखिर ढूंढेंगे कैसे, कहाँ पर ढूंढेंगे? लेबोरेटरी में एक गहरी काली सी परछाई एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उस काली परछाई ने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था, लंबे काले कपड़े, लेकिन वो टीटी नहीं था, वो था डॉक्टर ब्लैक। सामने स्क्रीन पर उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसकी आंखें काफी हैरान नजर आ रही थी। वो हैरान होकर बोला, ये कैसे मुमकिन है? माया और विराट सिंघानिया दोनों इंडिया में वापस लौट आए हैं, लेकिन यह क्या? ये लोग अब तक जवान कैसे हैं? तब तो इन्हें बूढ़ा हो जाना चाहिए था। ये कैसे मुमकिन है? आखिर कैसे? तभी उसने दिमाग की गहराइयों पर जोर दिया और कुछ याद करके उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने माया और विराट की तस्वीर जो सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रही थी उनकी तरफ देखा। इसका मतलब मैं अपने मकसद में बहुत करीब हूँ। यह बोलकर डॉक्टर ब्लैक इतना जोर जोर से हंसता है कि लैब की सारी दीवारें तक बेहाल हो गई। मैं अपने मकसद में बहुत करीब हूँ, बहुत ही ज्यादा करीब। अपने मकसद में कामयाब होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं बनूंगा इस दुनिया का किंग, इकलौता किंग, जो इस दुनिया पे राज करेगा। यह दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। यह बोलकर डॉक्टर ब्लैक बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और फिर अगले ही पल उसकी हंसी एकदम सन्नाटे में बदल जाती है। वह एक बटन प्रेस करता है जो स्क्रीन के ऊपर होता है और स्क्रीन पर देखकर सामने माइक में कुछ बोलता है, तैयार हो जाओ, सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने का वक्त आ चुका है, किसी को भी नहीं छोड़ना, सबको उठा लो। कॉल कट करने के बाद डॉक्टर ब्लैक एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे वो मिल गया जिसके लिए वो बरसों से तड़प रहा था। कहर अपने घर में एंट्री करती है। उसके हाथ में कुछ थैलियां हैं जिनमें फ्रूट्स थे और
वह अंदर आकर बोली, पायल, सौम्य, देखो मैं तुम दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आई हूँ, चलो जल्दी आओ। उसके एक हाथ में आइसक्रीम का बॉक्स था। कहर सोच लिया था कि आज ही वो नया घर ढूंढकर अपने भाई बहनों के साथ वहां से शिफ्ट हो जाएगी। अब उसका यहाँ रहना उसे प्रॉब्लम दे सकता है, कहीं वो लोग यहाँ पर पहुंच ना जाएं। फिर उसने देखा कि पायल और सौम्य नहीं आ रहे तो उसने सामने नजर दौड़ाई। उसकी नजर पड़ी सोफे पर। सोफे की तरफ एक तरफ से पायल का चेहरा और दूसरी तरफ से सौम्य का चेहरा नजर आ रहा था। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहे हैं। कहर मुस्कुराकर बोली, यह कौन सा वक्त है सोने का? अभी सो जाओगे तो फिर रात को नहीं सोओगे। चलो उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आई हूँ, फटाफट खड़े हो जाओ। उसके बाद उसने फ्रूट और आइसक्रीम को किचन में रखा। फिर उसने पायल और सौम्य को देखा कि वह अभी तक उठकर क्यों नहीं आए, तो वह हॉल की तरफ जाते हुए बोली, क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? मैंने क्या कहा, खड़े हो जाओ। कहर जब सोफे के बिल्कुल सामने की तरफ आई तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फट गई, दिल दहल गया और वह घुटनों के बल गिर गई। अगले ही पल पूरा घर उसकी चीख से हिल गया। कहर धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसकी चीख से पूरे घर की दीवारें हिल गई। उसके चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशन थे, क्योंकि जो नजारा उसकी आंखों के सामने था वह इतना दिल दहला देने वाला था कि पत्थर भी कांप जाए। सोफे पर सौम्य और पायल दोनों के सर थे, सिर्फ सर उनके शरीर से अलग हो चुके थे। खून चारों तरफ फैला हुआ था। दो मासूम बच्चों के सरों को उनके शरीर से अलग कर दिया गया था। कहर इतने बड़े सदमे में जा चुकी थी तो उसकी आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया और वह लाश की तरह जमीन पर गिर गई। वो बिल्कुल पत्थर बन चुकी थी। चारों तरफ घूर सन्नाटा था। कहर की आंखों के सामने उसके भाई बहन, उसके छोटे छोटे भाई बहन जो उसके भाई बहन नहीं, बिल्कुल उसने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला था, आज वो उसकी आंखों के सामने खत्म हो चुके थे। यह सब कहर के लिए इतना हॉरिफाइड था कि उसका दिल मानो धड़कना बंद कर चुका था। किसने किया होगा यह? कोई इतना निर्दयी आखिर कैसे हो सकता है? एक ही सेकंड में कहर की आंखों के सामने अपने छोटे छोटे भाई बहन दिखाई देने लगे। उसके साथ बीते वो प्यार भरे लम्हे जो उसने उनके साथ बिताए थे, सेकंड के अंदर कहर की आंखों के सामने से गुजर गए और ऐसा लगा जैसे कहर की आत्मा ने उसके शरीर को त्याग दिया। एक लाश की तरह वह जमीन पर गिरी पड़ी रही। उसकी उंगली तक नहीं हिली। तभी वहां पर एक लड़की आई। यह शायद वही लड़की थी जिसे कहर पर हमला किया था। उस लड़की के चेहरे पर इस वक्त कोई मास्क नहीं था और उसका चेहरा बिल्कुल माया की तरह था, मगर उसके चेहरे पर माया की तरह कोई सॉफ्टनेस, प्यार या कोई अच्छाई नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बुराई थी, क्योंकि वो साक्षात एक शैतान लग रही थी। उसके हाथ में एक चाकू था जिससे अब भी खून टपक रहा था। देखकर लग रहा था कि उस जालिम ने दो मासूम बच्चों की गर्दन को शायद इसी चाकू से काटा था। वह लड़की चलकर कहर के पास आई। कहर को किसी भी चीज का कोई होश नहीं था। वो वहां पर खुली आंखों के साथ जमीन पर पड़ी थी और उसकी आंखें इस वक्त टिकी हुई थी अपने दो मासूम बच्चों पर, उनके कटे हुए सिरों पर। एक ही सेकंड के अंदर कहर के जीने की सारी उम्मीदें और चाहते दम तोड़ चुकी थी। वो इतने गहरे सदमे में चली गई थी उसका दिल इतनी गहरी शोक में डूब गया था कि इस वक्त वह एक जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ नहीं लग रही थी। वो लड़की कहर के पास आई, झुककर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और फिर खड़ी होकर उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ लेकर जाने लगी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, मगर आंखों में एक बहुत ही शैतानी चमक थी, शायद शैतानों से भी ज्यादा शैतानी चमक। कहर एक लाश की तरह पड़ी हुई थी और वो लड़की उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसे घसीटकर लेकर जा रही थी, मानो कोई चावल की बोरी का मुंह पकड़कर उसे जमीन पर घसीटकर ले जा रहा हो। मगर कहर की तो उंगली तक नहीं हिल रही थी। वो वाकई में एक लाश की तरह बस घसीटी जा रही थी। स्वयं जिम से बाहर निकला, जैसे ही अपनी बाइक की तरफ बढ़ने लगा उसके कदम रुक गए और आंखें एकदम से बड़ी हो गई, क्योंकि उसे मास्क पहने कुछ लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था। राजवीर अपने घर में किचन में कुछ बना रहा था, तभी उसके घर का दरवाजा टूट गया। इतनी तेजी से आवाज से राजवीर तुरंत दौड़कर दरवाजे के पास आया तो उसने अपने घर में भी उन लोगों को देखा, जिन्हें देखते ही उसके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक गई। आन्या भी एक गाड़ी में थी जिसके हाथ पैर मुंह सब बांध दिया गया था। माया और विराट जॉगिंग के लिए निकले थे समंदर के किनारे पर। दौड़ते दौड़ते वो थोड़े थक गए तो माया विराट से बोली, विराट कुछ अजीब लग रहा है, बहुत अजीब।
विराट माया को जूस का गिलास देते हुए बोला, क्या हुआ माया? माया वही एक छोटी सी दीवार के ऊपर बैठी थी। उसने विराट से कहा, पता नहीं अचानक बहुत बेचैनी हो रही है। विराट हल्का सा मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं है, सब ठीक है। माया कुछ बोली तो नहीं, मगर उसे वाकई में बहुत बेचैनी हो रही थी। दोनों ने जूस पिया और जूस पीकर जैसे ही वह लोग वहां से जाने लगे, अचानक माया को सर चकराने लगा। विराट ने तुरंत उसे अपनी बाहों में पकड़ा, लेकिन उसने भी महसूस किया कि उसका भी सर बड़ा जोर से घूम रहा था और दोनों अगले ही पल जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। अगुनी खुशी को लेकर एक सुनसान जगह पर आया। उसने गाड़ी रोक दी। खुशी उस जगह को देखकर बोली, अगुनी, ये कौन सी जगह है और तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? अगुनी खुशी की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस थे। खुशी कंफ्यूज थी क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक अगुनी को क्या हो गया। अगुनी खुशी के नजदीक आया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ खुशी, मगर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। खुशी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उसने कहा, अगुनी, ये तुम क्या? उसने इतना ही कहा कि अगुनी ने खुशी के कान के पीछे एक खास नस दबा दिया। खुशी धीरे धीरे बेहोश होने लगी और अगले ही पल वह अगुनी की बाहों में बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। अगुनी उसे अपनी गोद में उठाकर एक लैब में एंट्री करता है। एक खास कमरे में जाकर वो खुशी को कांच के एक जार के अंदर लिटा देता है। उसके बाद वो थोड़ा पीछे हटकर देखता है। वहां पर हर जार के अंदर कोई ना कोई था। विराट, माया, कहर, राजवीर, स्वयं, अथर्व, नूर, आन्या, सब यहाँ पर एक एक कांच के जार में थे और इस वक्त बेहोश थे। अगुनी की आंखों में कॉम्प्लिकेटेड के इमोशंस थे और एक दर्द था, खास करके खुशी को देखकर। उसका सीना कट रहा था, मगर उसे ये करना ही होगा। अपने मालिक के ऑर्डर को वो इग्नोर नहीं कर सकता। उसके बाद अगुनी वहां से चला गया। एक बड़ी सी स्क्रीन पर यह सब कुछ देखता हुआ डॉक्टर ब्लैक तिरछा सा मुस्कुरा दिया। अपने सारे चिलगोजों को अपनी मुट्ठी में देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके बाद वह जोर जोर से हंसने लगा, बहुत जोर जोर से, इतना जोर से कि उसकी पूरी लैब हिल गई। धीरे धीरे माया को होश आया और उसने अपनी आंखें खोली। उसने तुरंत खुद को थोड़ा संभालते हुए जैसे ही चारों तरफ देखा, उसकी आंखें शौक के कारण फट गई और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो क्या देख रही है। वो एक कांच के कंटेनर में बंद थी और उसके साथ साथ वहां पर उसके सारे अपने कंटेनर में बंद थे। उसके तीनों बच्चे, यहाँ तक कि विराट भी, और भी कुछ लोग जिनको शायद वो नहीं जानती थी। होश में आने के बाद माया एकदम से चिल्लाकर बोली, विराट, विराट, आंखें खोलो विराट। खुशी, नूर, अथर्व, अपनी आंखें खोलो। उसके लगातार चिल्लाने की वजह से बाकी सब लोग भी धीरे धीरे होश में आने लगे। कुछ ही सेकंड में सब लोग होश में आकर चारों तरफ देखते हैं तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। विराट एकदम से शीशे के कंटेनर में खुद को पाकर बहुत ज्यादा हैरान होकर बोला, ये हम कहाँ पर है? माया बोली, विराट, यह सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कहाँ हैं? अथर्व, नूर और बाकी सब लोग उतने ही हैरान थे, लेकिन स्वयं और राजवीर शायद समझ गए थे कि वो इस वक्त कहाँ पर है। राजवीर ने कहा, आखिर वही हुआ जिसका डर था। आखिर हम लोग डॉक्टर ब्लैक के कब्जे में आ ही गए। अचानक राजवीर की बात सुनकर विराट, माया और उनके तीनों बच्चे हैरान हो जाते हैं। खुशी हैरान होकर बोली, डॉक्टर ब्लैक? माया ने कहा, ये कौन है डॉक्टर ब्लैक और उसने हमें इस तरह से किडनैप करके क्यों रखा है? खुशी को याद आया कि बेहोश होने से पहले वह अग्नि के साथ थी। वो कुछ बातें कर रहा था कि इसका मतलब यह सब कुछ, पता नहीं क्यों, लेकिन खुशी के दिल में एक अजीब सा डर तड़पने लगा। काश ऐसा ना हो जैसा वह सोच रही है। काश इन सबसे अग्नि का कोई लेना देना ना हो। स्वयं ने सबसे कहा, डॉक्टर ब्लैक एक साइंटिस्ट है, हम तीनों उसके एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, मगर आप लोगों को उसने यहाँ क्यों किडनैप किया है, इस चीज का हमें कोई आइडिया नहीं है। विराट और माया की हैरानी का ठिकाना नहीं था। वह लोग नहीं जानते थे कि डॉक्टर ब्लैक कौन है। वह लोग यह भी नहीं जानते थे कि उनको और उनकी फैमिली, उनके बच्चों को यहाँ किडनैप क्यों करवा के रखा है। आखिर कौन है ये डॉक्टर ब्लैक और उनसे चाहता क्या है? अपनी लैब में बैठे हुए डॉक्टर ब्लैक ने स्क्रीन पर कुछ बटन प्रेस किया और कहीं पर कुछ सिग्नल भेजा। थोड़ी ही देर में उसके पास एक कॉल आया। जैसे ही उसने वीडियो कॉल उठाया, दूसरी तरफ से गुस्से में जलता हुआ एक चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। वो और कोई नहीं, डीडी था, जो इतना गुस्से में लग रहा था और जैसे सब कुछ जलकर राख कर देगा।
उसने चिल्लाकर कहा, डॉक्टर ब्लैक, मेरी आन्या और वो तीनों कहाँ पर है? तुमने हद पार कर दी है। अब तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। इस बात पर डॉक्टर ब्लैक जोर जोर से हंसने लगता है। वो अंधेरे में बैठा था और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहता है, यही मैं सोचता हूँ, कब से तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा था, लेकिन तुम हो कि आ ही नहीं रहे। एक और खुशखबरी है तुम्हारे लिए। तुम्हें यहाँ मेरे पास आकर अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। अब तक मुझे तुम्हारे लिए खुशखबरी है जो तुम्हें यहाँ मेरे पास आकर घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। अब तक मुझे तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था, पर अब मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी जगह, तुम्हारी कमी को पूरा करने वाला यहाँ कोई और भी मौजूद है। मेरे पास सिर्फ वो तीनों, और वो लड़की ही नहीं बल्कि कोई और भी है। इसके बारे में तुम नहीं जानते। डीडी बस गुस्से में स्क्रीन पर देख रहा था। डॉक्टर ब्लैक ने कहा, अपने परिवार के बारे में नहीं जानना चाहोगे? तुम्हें पैदा करने वाले तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारे सगे भाई बहनों के बारे में मिलना नहीं चाहोगे उनसे? अचानक डॉक्टर ब्लैक की बात सुनकर डीडी की आंखें शौक से फट गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे मॉम डैड? डीडी को आज तक नहीं पता था कि वो कौन है, उसकी असलियत क्या है, उसके मॉम डैड कौन है, कुछ नहीं पता था उसे। डॉक्टर ब्लैक ने हंसते हुए कहा, ओह माय पॉपुलर बॉय, तुम्हारे मॉम डैड जब से तुम उनसे अलग हुए हो, तुमसे मिलने के लिए वो इतने तड़प रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। आज अगर उन्हें अपना बेटा अपनी आंखों के सामने मिलेगा तो वे कितने खुश होंगे। तुम्हें अपने मॉम डैड को यह खुशी नहीं देना चाहोगे? उनसे मिलना नहीं चाहोगे? वह कितना तड़प रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। डीडी एकदम से होश में आकर बोला, तुम झूठ बोल रहे हो ना? मेरे मॉम डैड कैसे हो सकते हैं? मेरी फैमिली कैसे हो सकती है? तुम झूठ बोल रहे हो ना? डॉक्टर ब्लैक, यह मत समझो कि ऐसे फालतू की बकवास बातें करके मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। इस बात पर डॉक्टर ब्लैक ने कहा, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगा, और तुमसे झूठ बोलने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। अभी अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मिलना चाहोगे अपने मॉम डैड से, अपनी फैमिली से और अपने अपनों से? ब्लैक की बात सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन डीडी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। अगले ही पल डॉक्टर ब्लैक ने स्क्रीन पर कुछ शो किया। डीडी ने जैसे ही वो चेहरे देखे उसकी धड़कनें मानो रुक गई। स्क्रीन पर सबके चेहरे थे, लेकिन खास चेहरे जिन पर जाकर उसकी आंखें टिक गई थी वो माया और विराट। उन दोनों को देखते ही पता नहीं क्यों अचानक ही डीडी के दिमाग में कुछ गहरी दफन की गई यादें घूमने लगी। एक शब्द, अकाय, अकाय यहाँ आओ, और एक बच्चे के खिलाहट, मम्मा पापा। डीडी की आंखों से आंसू टपक गया। उसकी आंखें अब तक फटी हुई थी और दिल बहुत ही ज्यादा जोर जोर से धड़कने लगा था। हालांकि उसे ठीक से अपने माता पिता के बारे में कुछ याद नहीं था, न अपने परिवार का चेहरा, मगर इन दोनों को देखकर उसके दिल में ऐसी तड़प उठी जैसे बरसों से उसके दिल को इन दोनों का इंतजार हो। उसके बाद अगले ही पल स्क्रीन पर फिर से डॉक्टर ब्लैक की काली परछाई फ्लैश होने लगी। डीडी अभी तक जैसे सदमे में था। जल्दी ही आओ अगर उन्हें एक आखिरी बार अपनी आंखों से देखकर अलविदा कहना चाहते हो तो, वरना ये मौका भी तुम्हें नहीं मिलेगा। कहाँ आना है ये तुम जानते हो ना? तुम्हारा इंतजार रहेगा, अकाय सिंघानिया। ये बोलकर डॉक्टर ब्लैक ने कॉल कट कर दिया। ब्लैक एक गहरी सांस लेकर आराम से चेयर पे अपनी पीठ लगाकर बैठ गया और बोला, ना जाने कितनी तपस्या करनी पड़ी मुझे, कितने बरसों इंतजार और कितने बरसों की मेहनत, कितने जाने गवाए, कितनों के खून अपने हाथों से रंगे मैंने सिर्फ इस दिन के लिए। आज फाइनली मुझे वो मिल ही जाएगा जो मुझे चाहिए। आज फाइनली डॉक्टर ब्लैक अमर हो जाएगा, अमर हो जाऊंगा मैं, और फिर इस दुनिया पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। ये बोलकर डॉक्टर ब्लैक बहुत जोर जोर से हंसने लगा। दूसरी तरफ कॉल कट करने के बाद डीडी अपने घुटनों पर गिर गया। उसका मुंह शौक से खुला हुआ था, आंखें फटी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू टपके जा रहे थे। अचानक उसके दिमाग में अकाय, मम्मा, पापा, खुशी दी, ये शब्द बार बार गूंजने लगे। उसने अपने सर को कस के पकड़ लिया और वह जोर जोर से चिल्ला उठा, आ। समंदर के किनारे एक ऊंची सी चट्टान के ऊपर एक लड़की खड़ी हुई थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने बहुत ही लंबा सा कोट पहन रखा था, वो भी हवा में लहरा रहा था। ऊपर से नीचे तक वो काले कपड़ों में कवर थी और उसकी नजरें समुंदर की लहरों पर टिकी हुई थी। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी।
गाड़ी से डीडी बाहर निकला और चलकर उस लड़की के पास आया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डार्क थे। उस लड़की के बगल में आकर थोड़ी सी दूर पर खड़ा हो गया। उसकी नजर में अब भी गहरे समुंदर की गहराइयों की तरफ थी। उसने जवाब दिया, अब जाने का वक्त आ गया है। उसने मुझे बुलाया है। मैं नहीं जानता कि अब मैं आगे क्या होने वाला है। उसके बाद डीडी ने उस लड़की की तरफ देखा। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, इसलिए उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी कोल्ड आंखें अब भी समुंदर की लहरों की तरफ थी। डीडी ने उस लड़की से कहा, सच कहा तो मुझे नहीं पता कि मेरे वहां जाने के बाद क्या होने वाला है, लेकिन मैं वहां जाऊंगा जरूर, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने अपनों को बचाने के लिए। अब आगे जो भी कुछ होगा वो सब तुम्हारे हाथ में है। उसके बाद डीडी पलटकर वापस गया, अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही उस लड़की के होठों पर एक छोटी सी तिरछी मुस्कुराहट आ गई और उस लड़की ने कहा, सही कहा तुमने, अब सब कुछ मेरे हाथों में है। जल्दी ही डीडी उस लैब के बाहर आकर खड़ा था। वह अपने साथ कोई सिक्योरिटी लेकर नहीं आया था, क्योंकि उसे वहां पर अकेला आने का इंस्ट्रक्शन था। जल्द ही पत्थर की एक गुफा का दरवाजा खुला और दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े इंसान की नजरें डीडी से टकराई। दूसरी तरफ अग्नि खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं थे, सिर्फ कोल्डनेस थी, बिल्कुल जैसे वो इंसान नहीं कोई रोबोट हो। वह आगे बढ़ा और उसने हाथों से एक हथकड़ी निकालकर डीडी को लगा दी। अग्नि की आंखों में देखते हुए डीडी ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं भागने वाला नहीं हूँ, आज मैं सब कुछ यहाँ खत्म करने आया हूँ। अग्नि ने डीडी के हाथों को पीछे करके एक डिजिटल हथकड़ी उसके हाथों पर लगाते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि आज आर या पार हो ही जाए, ऑल द बेस्ट। उसके बाद वह डीडी को लेकर लैब के अंदर चला गया और पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। माया, विराट और बाकी सबको एक बड़ी सी लैब में अरेंज कर दिया गया। वह लोग अब भी बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर कैद थे। उन कंटेनर्स को एक राउंड लाइन में लगाकर रखा था। हर कोई सिर्फ उन कंटेनर में से बाहर सब देख सकता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि मामूली से दिखने वाले वो कांच के कंटेनर इतने ज्यादा मजबूत थे, उन्हें तोड़ पाना या उनसे बाहर निकल पाना नामुमकिन था। जल्द ही अग्नि डीडी के साथ लैब के उस हिस्से में पहुंचता है जहां पर सब लोग मौजूद थे। डीडी को देखकर सबकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन माया और विराट चौंक जाते हैं। माया का दिल अचानक बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। वो डीडी की तरफ जैसे शौक भरी नजरों से देख रही थी, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रही थी। कुछ उसके अंदर की ममता जैसे एक अजीब तरह से लड़ रही थी, उसकी तरफ खिंचाव हो रहा था। खुशी आंखों में हैरानी और आंसू के साथ अग्नि की तरफ देख रही थी, मगर अग्नि ने नजरें उठाकर भी उनकी तरफ नहीं देखा। वह बस ऐसे खड़ा रहा जैसे कोई पुतला हो। खुशी के सीने में बड़ा दर्द हो रहा था। माया की आंखों से आंसू टपक गए, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, दिल इतना जोर से धड़का कि बस पूछो ही मत। पूरे कंटेनर में जैसे उसकी दिल की धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। अकाय, अपने बच्चे का नाम 3 टुकड़ों में उसके मुंह से निकला। अकाय, पता नहीं क्यों अचानक ही उसके दिल में चीख कर बस यही नाम बोला, और इसे सुनकर तो विराट भी चौंक गया। माया की तरफ देखने लगा। डीडी ने नजर उठाकर माया की तरफ देखा। जैसे ही देखा, उसके दिमाग में चल रही वो धुंधली सी यादें जैसे कुछ क्लियर होने लगी। वह मम्मा वर्ड बार बार उसके कानों में गूंजने लगा। वो अकाय वर्ड बार बार उसे सुनाई देने लगा। ये खूबसूरत सा चेहरा जो अब तक उसके जहन में सिर्फ एक परछाई था, अब सब क्लियर उसे दिखाई देने लगा। डीडी भी शॉक हो गया। उसके मुंह से यह शब्द निकल गया, मम्मा। जैसे ही डीडी ने यह शब्द बोला, माया का दिल जोर से तड़प उठा। वह तुरंत बेचैन हो गई, उसकी सांसें तेज हो गई और आंखों से लगातार आंसू टपकने लगे। उसके अंदर की ममता उसकी आंखों से टपक रही थी। आन्या, राजवीर, कहर, सब के सब हैरान थे, यहाँ तक कि खुशी भी शॉक थी। डीडी चलकर माया के कंटेनर के पास आया। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, मगर वह हैरान होकर माया को देख रहा था और इसकी आंखों से भी वैसे ही आंसू टपकने लगे जैसे कि माया की आंखों से टपक रहे थे। माया ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, मगर वो शीशे में कैद थी, अपने बच्चे को छू तक नहीं सकती थी। उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने था इतने सालों बाद, मगर वो टच भी नहीं कर सकती थी, अपने गले से नहीं लगा सकती थी। वो बहुत ज्यादा मजबूर थी। विराट डीडी की तरफ देख कर बोला, क्या तुम हमारे अकाय हो? माया बोली, ये हमारा बच्चा है, ये मेरा अकाय है। माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। ये हमारा बच्चा है विराट, ये हमारा अकाय है। खुशी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। सबकी आंखों से आंसू टपक जाते हैं। अकाय सबकी तरफ देखता है
अथर्व नूर ने भी आज पहली बार अपने बड़े भाई को देखा था, वरना अब तक तो सिर्फ उन्होंने उसका नाम ही सुना था। उसके बाद डीडी की नजरें जाकर ठहर जाती है खुशी के ऊपर। वह खुशी को पहले भी देख चुका था, आखिर वो कैसे याद नहीं कर पाया कि ये खुशी है, उसकी बड़ी बहन जो हमेशा उसे अपनी बाहों में रखती थी, उससे प्यार करती थी, उसे खिलाती थी, उसके साथ खेलती थी, दोनों साथ में सोते थे, उसे कहानियां सुनाती थी, पढ़ाती थी। माया के बाद वही उसके लिए एक मदर फिगर थी, उसकी बड़ी बहन। वह चलकर खुशी के कंटेनर के पास जाकर आंखों में आंसू लेकर उसे देखने लगता है। खुशी अब मुश्किल से सांस ले पा रही थी, उसे इतनी खुशी हो रही थी, लेकिन वह अपने छोटे भाई को छू भी नहीं सकती थी। डीडी के अंदर उसे वही अपना छोटा अकाय नजर आ रहा था। अकाय को वह आखिरी लम्हे याद आने लगते हैं जब वो आखिरी बार खुशी से चिपका हुआ था, उसे वहां से ले जाया गया था और वो अपनी बहन से अलग हो गया था। तभी अचानक वहां एक गूंज उठती है, क्या बात है, बरसों से बिछड़े हुए बेटे का आज अपने परिवार से कितने सालों बाद मिलन हुआ। देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए। सब लोगों ने जैसे ही उस आवाज की डायरेक्शन में देखा, अंधेरे से निकलकर एक काली परछाई सामने रोशनी में आकर खड़ी हो गई। उस काली परछाई ने भी अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, लेकिन डीडी जानता था कि वो कौन है। उसे देखते ही उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए और हाथों की हथेलियां कस गईं। डीडी ने गुस्से से चिल्लाया, डॉक्टर ब्लैक, तुमने मुझे बुलाया था, तुम्हें मैं चाहिए था, मैं आ चुका हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो कर सकते हो, लेकिन इन सबको छोड़ दो, जाने दो इन सबको, इन सबका कोई कसूर नहीं है, जाने दो इन्हें। ये सुनकर डॉक्टर ब्लैक हंसते हुए बोला, कौन यहाँ आएगा, कौन यहाँ से जिंदा लौट कर जाएगा, इसका फैसला तो सिर्फ मैं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं, अकाय सिंघानिया और कोई भी नहीं। ये डॉक्टर ब्लैक की लैब है, उसकी दुनिया। यहाँ पर कोई अपनी मर्जी से आ सकता है और ना ही कोई अपनी मर्जी से जा सकता है। यहाँ वही होता है जो डॉक्टर ब्लैक चाहता है। सब कुछ मेरे इशारे पर चलता है। वो आदमी रोशनी में आया, फिर उन सब की तरफ देखने लगा। तो एक बार फिर से सालों बाद परिवार का रियूनियन हो रहा है। गुड, वेरी गुड। काफी इमोशनल माहौल हो गया है। विराट चिल्लाकर बोला, कौन हो तुम और क्या चाहते हो हमसे? क्या तुम ही हो वो जिसने सालों पहले हमारे बेटे को हमसे अलग कर दिया था? आखिर तुम्हें चाहिए क्या हमसे? इस बात पर डॉक्टर ब्लैक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी डरावनी थी, मगर सब कुछ उसे गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे सब लोग। डॉक्टर ब्लैक ने कहा, बिल्कुल मैं ही था, वो मैं ही हूँ। जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर ही रहूंगा और मुझे वह लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। ना कल कोई रोक पाया था, ना आज कोई रोक पाएगा। आज फाइनली मेरे इतने सालों की मेहनत रंग आने वाली है। मगर एक चीज मेरे लिए वाकई में हैरान कर देने वाली है। विराट और माया हैरान होकर, कंफ्यूज होकर डॉक्टर ब्लैक को देख रहे थे। डॉक्टर ब्लैक ने कहा, तुम दोनों की उम्र, ओ माय गॉड, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों की उम्र वहीं पर अटकी हुई है। तुम दोनों अब भी जवान हो, इसका मतलब समझते हो? खैर छोड़ो, तुम कहाँ से समझोगे? इसका मतलब मैं तुम लोगों को समझाऊंगा, वो भी बहुत ही जल्द। उसके बाद डॉक्टर ब्लैक जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और फिर बोला, माया मेरी बच्ची, इतने सालों बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। सच कहूँ तो आज भी तुम वैसी ही हो जैसे पहले थी, मासूम, बहुत खूबसूरत। माया को ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। इस आवाज को वो बहुत बार जैसे सुन चुकी हो। माया हैरानी और बहुत हैरान नजर आने लगी और उस आदमी को जैसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। माया ने कहा, कौन हो तुम हम लोगों को कैसे जानते हो? तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। आखिर तुम कौन हो? अपने चेहरे के ऊपर से मास्क हटाओ और अपने असली चेहरे के साथ हमारे सामने आओ। माया का दिल बड़े अजीब तरीके से धड़क रहा था। माया की बातें सुनकर बाकी सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। आखिर माया को ये आदमी जाना पहचाना क्यों लगा और उसकी बातें सुनकर लग रहा था जैसे ये भी माया को काफी लंबे अरसे से और बहुत अच्छी तरह से जानता है। माया डॉक्टर ब्लैक को आखिर कैसे जानती है? डॉक्टर ब्लैक माया को कैसे जानता है? कोई नहीं जानता। डॉक्टर ब्लैक हंसने लगा और बोला, तुम मेरा चेहरा देखना चाहती हो? ठीक है, अब जबकि तुम सबका अंत आ ही चुका है तो यह ख्वाहिश भी आज तुम्हारी पूरी कर देता हूँ। मेरा चेहरा देखना है ना? लेकिन जरा अपने आप को संभाल लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देखकर तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक जाए। सब लोग और भी ज्यादा हैरान हुए, खास करके माया और विराट। डॉक्टर ब्लैक ने धीरे धीरे अपने मास्क के ऊपर से
हाथ रखा और अगले ही पल अपने चेहरे से मास्क को हटाकर जमीन पर फेंक दिया। उसका चेहरा देखकर माया और विराट के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। माया तुरंत 2 कदम पीछे होकर लड़खड़ा गई और कंटेनर की दीवार से जाकर टकरा गई। उसकी आंखें फटी हुई थी, धड़कनें तेज थी और उसके होंठ थरथराने लगे थे। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो अपनी आंखों के सामने इस वक्त किसे देख रही थी? क्या ये कोई सपना है या हकीकत? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? माया के थरथराते हुए होंठ सिर्फ इतना निकल गया। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।